भेदभाव दिखाई देता है, क्रम दिखाई देता है। इसी को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं और इसी के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो सोशियोलॉजी का एक चैप्टर है समाज के बारे में, उसमें एक चैप्टर है समाज में असमानता और स्तरीकरण की व्यवस्था क्या है, किस तरीके की है, क्या स्वरूप है इसका, क्यों है, क्या इसका कारण है और समाज पर इसका क्या प्रभाव है। और फिर गतिशीलता, हम फिर से असमानता और स्तरीकरण पर आ गए हैं। गतिशीलता का टॉपिक कल हम लोगों का खत्म हो गया। असमानता क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका कारण क्या है और समाज पर इसका प्रभाव क्या है, इसी को हम लोगों को जानना है, इसी को हम लोगों को समझना है। स्तरीकरण का अर्थ, स्वरूप, कारण, परिणाम पर बहुत सारे विद्वानों ने जीवन भर अध्ययन करके लिखा, इस पर पूरी किताबें लिखी। उन्हीं को हम थिंकर के नाम से जानते हैं, उनको हम सोशियोलॉजिकल थिंकर कहते हैं। और स्तरीकरण के बारे में जो भी उन्होंने कहा, उसी को हम स्तरीकरण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं या स्तरीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने स्तरीकरण के बारे में अपने विचार दिए हैं। हम लोग अभी तक दो विचारों को पढ़े हैं, देखें। एक है मार्क्स का विचार और दूसरा है डेविस और मूर का विचार। यहां तक क्लियर है? जितने भी विचारक विचार देते हैं, उनके विचार 100% सही नहीं होते। उन्होंने स्तरीकरण के बारे में जो लिखा और रियल में जो समाज में है, उसमें कुछ अंतर दिखाई देता है। बहुत सारी समाज में स्तरीकरण के बारे में चीजें हैं जिनको इन विद्वानों ने नहीं लिखा, छोड़ दिया, या बहुत सारी ऐसी चीजों को इन्होंने लिख दिया जो व्यवहार में दिखाई नहीं देती है। ये इनके विचारों की कमियां और इसी को हम आलोचना या कमियां कहते हैं। राइट? मार्क्स जब समाज के बारे में लिखते हैं तो कहते हैं कि समाज कई अंगों से मिलकर बना होता है, बट इनमें जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सबसे प्रमुख होता है। धरती पर हम आए, जैसे जानवर आए, बंदर से विकास क्रम में हम मानव के रूप में आए। जैसे जानवरों की आवश्यकता थी, हमारी भी आवश्यकता थी। जानवरों ने इसी प्रकृति का दोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, हमने भी प्रकृति का दोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। लेकिन हम उनसे विशेष क्षमता मानते, हम सीधा खड़ा हो सकते थे, हमारे हाथों की विशेष बनावट थी, हमारे फ्री थे, दिमाग हमारे पास था, तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में बहुत सारी चीजें बना डाली, बहुत सारी भौतिक चीजें बना डाली, कुर्सी, टेबल, डंडा। इसको हम सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। हमारे चारों तरफ के पर्यावरण में मानव निर्मित जो भौतिक वस्तुएं हैं, इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, सभ्यता। और यही नहीं, हमें नियम बना दिए। खाना खाना है तो उसके लिए नियम है, उत्पादन करना है तो उसके लिए नियम है, नियम तौर तरीके विकसित कर दिए। यह भौतिक चीजें, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, ये सभी भौतिक चीजें। हमारे चारों तरफ के पर्यावरण में मानव निर्मित जो भौतिक चीजें हैं, उसको हम एक शब्द देते हैं संस्कृति, कल्चर। रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, गीत, संगीत, कला, साहित्य, ये सभी संस्कृति के पाठ है। और सभ्यता और संस्कृति से युक्त मानव रूपी जानवरों के समूह को हम समाज कहते हैं। अन्य जानवरों के पास समाज हमारी तरह इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सभ्यता और संस्कृति नाम की चीज नहीं है। झुंड में तो मधुमक्खियां भी रहती है, चींटियां भी रहती है, हाथी भी रहते हैं, अन्य कई जानवर रहते हैं। लेकिन हम लोगों का जो झुंड है, हम लोगों का जो समूह है, हमारे पास सभ्यता और संस्कृति है, जिसका निर्माण हमने किया है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में किया है। हमने अपनी आवश्यकताओं को, भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन की कुछ व्यवस्थाएं विकसित कर दी, हथियार औजार विकसित कर दिए, हल कुदाल विकसित कर दिए, जंगलों को काट कर खेत बना दिया, बड़े बड़े मशीन विकसित कर दिए, मशीनों से उत्पादन करने लगे। बहुत सारी उत्पादन से संबंधित भौतिक वस्तुओं का विकास हमने किया। और यही नहीं, उत्पादन, वितरण, विनिमय से संबंधित बहुत सारे नियम भी, तरीके भी हमने बनाए। जानवरों की तरह नहीं कि जो ताकतवर है लूट के खाएगा, छीन के खाएगा, जंगल राज की तरह नहीं, बल्कि जो उत्पादन करेगा उस उत्पादित माल पर उसी का अधिकार होगा। संपत्ति के अधिकार का नियम ये हमने बनाया या नहीं बनाया? उसी तरीके से बहुत सारी आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित हमने नियम बनाया, भौतिक वस्तुएं बनाई, इसको इकोनॉमिक सिस्टम। उसी तरीके से सेक्स करने, प्रजनन करने, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमने नियमों की व्यवस्था विकसित की, भौतिक और अभौतिक वस्तुओं को विकसित किया। इसको फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, ये सब हमने बनाया और इसको हम मानव समाज का प्रमुख अंग मानते हैं। और इन्हीं अंगों में से एक अंग है असमानता और स्तरीकरण की व्यवस्था। इसको भी हमने ही बनाया, इसको भी हमने अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में ही बनाया होगा। और ये सभी मानव समाज के अंग हैं और इन सब से मिलकर मानव समाज का निर्माण हुआ। बट मार्क्स कहते हैं कि इन सभी अंगों में इकोनॉमी जो है वो सबसे प्रमुख है। मार्क्स के समाज के बारे में दिए गए विचारों की सबसे बड़ी खासियत है, वो कहते हैं कि इकोनॉमी ही सबसे प्रमुख है। मानव निर्मित जितनी भी वस्तुएं, जितने भी अंग हैं, उनमें इकोनॉमिक सिस्टम समाज का आधार है, बैकबोन है, बेस है। मार्क्स के शब्दों में सब स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं जिस पर बाकी सारे अंग टिके होते हैं। ये नीचे वाला पार्ट जो है, अगर हम एक कुर्सी की संरचना की बात करें तो कुर्सी की संरचना में कितने अंग हैं इसमें? एक नीचे वाला है, एक बैठने वाला है, एक पुट्ठा वाला है, एक रॉड को जोड़ लोगे तो 4 है, जो भी है। बट जो नीचे वाला बेस है ना, इसी पर कुर्सी टिका, अन्य सारे हैं कुर्सी के, लेकिन जो नीचे वाला बेस है जिस पर टिका हुआ है, और बेस को अगर टिकाओगे तो ऊपर वाला भी आ जाएगा। बेस में चेंज, ऊपर वाले में चेंज। मार्क्स ने कहा कि इकोनॉमी समाज का बेस है, सब स्ट्रक्चर है। हिंदी में अद्भुत संरचना है। और पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, कल्चर सिस्टम, आइडियोलॉजी, रिलीजन, एजुकेशन, कला, साहित्य, ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी।
द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। बाकी जितने भी अंग है वो समाज के सुपर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि बाकी सभी अंग इसी इकोनॉमिक सिस्टम पर ही टिके होते हैं, और जैसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है वैसा ही समाज के सारे अंग होते हैं। पढ़ चुका हूं, गपशप कर रहा हूं, आधे घंटे का पूरे क्लास में गपशप है जिसमें रिवीजन आपका हो रहा है, आपका दिमाग और क्लियर हो रहा है। मार्क्स का कहना है कि इकोनॉमिक सिस्टम जैसा होता है ना, समाज के बाकी अंग भी वैसे ही होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम ही समाज के बाकी अंगों के स्वरूप को निर्धारित करता है। जब हमारा समाज की अर्थव्यवस्था खाद्य संकलन और शिकार थी, बहुत ज्यादा हथियार औजार विकसित नहीं थे, हम लोग दिन भर जंगलों में दौड़ते थे, तो जाकर 7-8 बजे एक सुअर पकड़ते थे, एक कोई जानवर पकड़ते थे, खाने का जुगाड़ होता था। खाने का जुगाड़ होता था, थक के चूर होते थे तो गीत गाते थे, हवा हवा हो हो हवा हवा हो। कुछ इसी टाइप का गीत गाते होंगे, क्योंकि 12 घंटे थकने के बाद गीत थोड़ी निकलेगा। झूमते होंगे, कूदते होंगे। लेकिन जब हथियार औजार विकसित हो गए, हमने सरप्लस प्रोडक्शन करना शुरू किया, मतलब एक ही बार में साल भर का भोजन का जुगाड़ कर लिया, तो हम निश्चिंत हो गए, हमारे पास टाइम मिला। और टाइम मिला तो टोपी वाला नदी के किनारे बैठ के राग मल्हार निकल रहा है, पूरा सुर ताल ढूंढ रहा है। बताओ, इकोनॉमिक सिस्टम के स्वरूप ने गीत संगीत के स्वरूप को निर्धारित किया कि नहीं किया? मार्क्स कहते हैं जैसा इकोनॉमिक सिस्टम का रूप होता है वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर यानी समाज के बाकी अंगों के स्वरूप। यहां पर मार्क्स एक और बात कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो कि समाज का आधार है, बीस ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, समाज ने बनाया, पहली बार किस अंग को मानव ने बनाया? धरती पर जब मानव आया होगा तो उसकी सभी आवश्यकताओं में सबसे प्रमुख आवश्यकता क्या थी? गीत की, संगीत की, या जिंदा रहने? जिंदा रहने। भोजन का, भोजन वस्त्र आवास का, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसलिए मानव ने सबसे पहले कोई जुगाड़ बनाया होगा तो भोजन का जुगाड़ बनाया होगा। मानव ने सबसे पहले कोई अगर व्यवस्था को क्रिएट किया होगा तो भोजन की व्यवस्था को क्रिएट किया होगा, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का जुगाड़ किया होगा, इकोनॉमिक सिस्टम को बनाया होगा। इसलिए इकोनॉमिक सिस्टम समाज का कल भी आधारभूत अंग था और आज भी, क्योंकि जिंदा रहने की आवश्यकता कल भी महत्वपूर्ण थी और आज भी। फिर मार्क्स आगे लिखते हैं कि किसी भी समाज के इकोनॉमिक सिस्टम में दो वर्ग होते, स्वामी और वंचित, अमीर और, सीधे शब्दों में समझो तो गरीब। ये अमीर और गरीब, और इस तरह से समाज दो वर्गों में विभक्त होता है। एक खेत का मालिक, कारखाना का मालिक, तो दूसरा उसके कारखाना या खेत में काम करने वाले मजदूर। आर्थिक आधार पर समाज दो वर्गों में विभक्त होता है। और समाज में सबसे प्रमुख क्या है? आर्थिक। तो सबसे ताकतवर कौन होगा, अमीर या ज्ञानी? जवाब दो। मार्क्स के अनुसार, आप लोगों के अनुसार नहीं, मार्क्स के अनुसार अमीर। मार्क्स के अनुसार समाज का सबसे ताकतवर हुआ है जिसके पास पैसा है। आर्थिक शक्ति ही बाकी सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की शक्ति को निर्धारित करती है। इकोनॉमिक पावर जिसके पास है उसके पास सारा पावर है। नेता भी उसके दाहिने जेब में, पंडित जी भी उसके बाएं जेब में, आया ना? जो चाहेगा वही होगा। पॉलिटिकल सिस्टम वही निर्णय देगा, वही कानून बनाएगा, वही नीति बनाएगा जो अमीरों के फेवर में, क्योंकि अमीर बनवाएंगे। इकोनॉमिक पावर अगर उसके पास है तो पॉलिटिकल पावर भी उसी के पास है, सोशल पावर भी उसी के पास है, एजुकेशनल पावर भी उसी के पास है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनवा देगा कि उसी के बच्चे जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो सबसे ऊंचा माना जाएगा। प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी में पढ़ना, अंग्रेजी में मुस्कुराना, हाय हेलो हाउ आर यू स्टाइल से ऐसे ऐसे करके बोलेंगे। आप पढ़ो अपनी देसी भाषा में, क से कबूतर, ख से खरगोश, वो पढ़ेंगे ए फॉर एप्पल, तुम पढ़ोगे सेव, संतरा, बचपन में पढ़ोगे संतरा, संतरा। उनके बच्चे कहेंगे मॉम गिव मी ऑरेंज, तुम्हारे बच्चे कहेंगे माई संतरा दे। बच्चे को किसने सिखाया? और ये भाषा, ये पढ़ाई सोपान क्रम में नीचे और वो वाला सोपान क्रम में ऊपर। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का निर्माता कौन है? पैसा वाला। उसने एजुकेशन सिस्टम को दो भागों में बांट दिया। सो जिसके पास इकोनॉमिक पावर है मार्क्स की फिलॉसफी में, उसी के पास सब पावर। और जब इकोनॉमिक पावर जिसके पास है, अमीर ही समाज के सारे अंगों का निर्धारक है, और वो सारे अंग इस तरह से बनाता है कि उसके हितों की सिद्धि हो, पूर्ति हो। इससे समाज के जितने भी अंग हैं अमीरों के फेवर में काम करते हैं। मार्क्स यहीं पर असमानता और स्तरीकरण की चर्चा करता है। अपने टॉपिक पर आते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज में असमानता का सबसे प्रमुख रूप क्या है? जातीय असमानता, शैक्षिक असमानता या आर्थिक असमानता? आर्थिक असमानता के आधार पर मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग होते हैं? दो वर्ग होते हैं। आर्थिक संसाधनों का स्वामी वर्ग, मार्क्स उसको कहते हैं हैव्स, जिसके पास है, और दूसरा हैव नॉट्स, जिसके पास नहीं है, और वंचित वर्ग। समाज दो वर्गों में बटा होता, यानी समाज में कितने स्तर होते हैं? दो स्तर, स्वामी वर्ग और वंचित। यानी आर्थिक असमानता या वर्ग असमानता ही सामाजिक असमानता का प्रमुख रूप होता है, और वर्ग स्तरीकरण ही मानव समाज में स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप होता है। और वर्ग असमानता के आधार पर समाज दो वर्गों में या दो स्तरों में विभक्त होता है, स्वामी और वंचित। मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण का अर्थ और स्वरूप क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कारण, इसका कारण क्या है? परिणाम, इसका परिणाम क्या है? मार्क्स एक द्वंद्ववादी विचारक है। द्वंद्ववादी विचारक का मतलब होता है कि उनको ग्लास हमेशा आधा खाली दिखता था, भरा नहीं दिखता था। कह सकते हो बड़ा निगेटिव आदमी था मार्क्स।
ये लड़की बड़ी सुशील है, उसको नहीं दिख रहा। अरे बड़ी बीमार लगती है, दुबली पतली है, ये दिखेगा। आपके पड़ोसी का नजरिया आपके प्रति कैसा होता है? बड़ा पॉजिटिव या बड़ा नेगेटिव? नेगेटिव। कहा जाता है कि अपनी शिकायत जानना है तो पड़ोसी से पूछिए। शायद आपको पता नहीं है आपके घर की कमियां, पड़ोसी को जरूर पता होता है। मार्क्स द्वंद्वादी विचारक था। घटना के विश्लेषण में उसने उसके नकारात्मक पक्षों की चर्चा की, सकारात्मक की चर्चा नहीं की। स्तरीकरण के भी उसने नकारात्मक परिणामों को ही दर्शाया। उसने कहा कि समाज में जो स्तरीकरण है वो समाज के लिए बड़ा हानिकारक है, बड़ा खराब है। कहे क्यों भाई? तो जो समाज में स्वामी वर्ग होता है स्तरीकरण में, अमीर, वो आर्थिक क्षेत्र में भी गरीबों को कभी ऊपर आने नहीं देता। एक बार अमीर बन जाता है तो पूरा जुगाड़ इस तरह से लगाता है उसी के बेटे आगे भी अमीर बने रहे, वो सदैव अमीर बना रहे कहीं पर भी। आप देखोगे अगर हम मार्क्स के विचारों से ऊपर उठे, आर्थिक संदर्भ से ऊपर उठे, एक बार जो सांसद बन गया वो क्या चाहता है? आजीवन बना रहे, उसकी पत्नी उसके बाद बने, उसके बच्चे उसके बाद बने। एक बार जो मुख्यमंत्री बन जाता है वो क्या चाहता है? सब हमेशा बना रहे, है ना? जो भी टॉप पे होता है वो सदैव अपने को टॉप पर बनाए रखना चाहता है। ये सही है, मार्क्स ने सही कहा। आर्थिक क्षेत्र में जो अमीर होता है ना, वो सदैव अपने को अमीर बनाए रखने का प्रयास करता है और नीचे वाले को कभी ऊपर आने नहीं देता। इस तरीके से वर्ग असमानता और स्तरीकरण समाज में आर्थिक असमानता को बनाए रखा। एक परिणाम हुआ मार्क्स का। दूसरा, मार्क्स के अनुसार दूसरा परिणाम कि जो आर्थिक क्षेत्र में ऊपर होता है वो बाकी क्षेत्र में भी अपने को ऊपर एस्टेब्लिश कर लेता। नेता पैसा है तो पैसे के बल पर नेता को अपने जेब में रख लेगा, पंडित को, एजुकेशन सिस्टम को। परिणाम क्या होगा? वंचित बाकी क्षेत्र से भी वंचित हो जाता है। तो आर्थिक असमानता और स्तरीकरण, वर्ग असमानता और स्तरीकरण वंचितों को बाकी क्षेत्र में भी वंचित बनाता है, यानी सामाजिक असमानता को भी बनाए रखने में। तीसरा, आर्थिक क्षेत्र में जो उच्च वर्ग का होता है, टॉप पर होता है, अमीर होता है, मार्क्स कहते हैं वो नीचे वाले का शोषण करता है। मार्क्स तो कहते हैं बच्चा कि शोषण करके ही वो अमीर बना है। किसी से पूछो कितनी प्रॉपर्टी है तो कहेगा 40 एकड़। पूछो कि 40 एकड़ लेकर पैदा लिए थे तो नेचर ने तो सबको खाली हाथ ले जाए और कहा है किसी प्रकृति का दोहन करो, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करो। हम सब आए हैं यही प्रकृति से दोहन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने। यहां पर कुछ भी हमारा नहीं है। गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को आपने पढ़ा हो, वो कहते हैं कि अगर आपके पास पूंजी है ना तो पूंजी आपकी नहीं है, आप उसके ट्रस्टी समझिए। उसे समाज के लोगों की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, आप अपना मान बैठे। मार्क्स कहते हैं धरती पर पहली बार जब जानवर से मानव जुग आया, समाज आया, उसको नाम देते हैं आदिम साम्यवादी अवस्था। और कहते हैं कि इस युग में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज नहीं थी। परिणाम, कोई निजी संपत्ति का अधिकार नहीं था। परिणाम, ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था, ना आर्थिक असमानता थी, वर्ग असमानता नहीं थी, वर्ग स्तरीकरण नहीं था, सब बराबर थे। पहली बार निजी संपत्ति के उद्भव के साथ ही समाज दो वर्गों में बट गया, निजी संपत्ति का स्वामी और निजी संपत्ति के स्वामित्व से वंचित। और यहीं से वर्ग असमानता और स्तरीकरण का जन्म हुआ। पहली बार मालिक जो था और दास में समाज विभक्त हुआ। मालिक स्तरीकरण में ऊपर था और दास नीचे था। जंगलों को काट के जब खेत बना दिया गया, ढेर सारे खेत हो गए, तो भूसामंत और कृषि मजदूर के रूप में समाज दो वर्गों में बट गया। भूसामंत यहाँ क्या था? खेतों का स्वामी, हैव्स, और खेतों में काम करने वाले बेचारे मजदूर हैव नॉट्स थे, वंचित थे। और आज औद्योगिक अर्थव्यवस्था में टॉप पे कौन है? कारखाना का मालिक। बॉटम में कौन है? उसके कारखाना में काम करने वाले मजदूर। मार्क्स कहते हैं कि असमानता और स्तरीकरण का उद्भव ही निजी संपत्ति के उद्भव के साथ हुआ। और निजी संपत्ति का उद्भव नेचर ने नहीं बनाया, निजी संपत्ति का उद्भव शोषण का परिणाम रहा। धरती पर पहली बात ये बंगाली बाबू टाइप पहलवान जो लोग होंगे वो कब्जा कर लिए होंगे जंगलों पर। ये 20 पेड़ मेरा, इधर गई, ये बेचारी दुबली पत्ती इधर गई, तोड़ के रख देंगे, उठाएंगे, इसे पटकेंगे, फिर पटकेंगे, फिर पटकेंगे, चूर चूर हो जाओगे, ये मेरा। यही हुआ होगा ना, कब्जा कर लिया होगा। कालांतर में जब बूढ़े हुए होंगे लोग एक नियम बनाए होंगे कि अब ये मेरा है और मेरे बाद मेरे बच्चों का होगा। यहीं से पहली बार निजी संपत्ति के अधिकार के नियम का उद्भव हुआ। समाज का एक ऐसा नियम जिसमें संपत्ति के अधिकार को निर्धारित किया जाता है, वो संपत्ति किसके बाद किसकी होगी, किसकी होगी, किसकी होगी। और निजी संपत्ति के अधिकार के नियम के उद्भव के साथ ही समाज दो वर्गों में बट गया, स्वामी और वंचित। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि असमानता और स्तरीकरण का समाज पर प्रभाव या परिणाम नेगेटिव होता है। ये कई तरह से समाज में नकारात्मक परिणाम को उत्पन्न करती है और इसका कारण निजी संपत्ति का उद्भव है। यही सारी प्रसाद की जड़। और फिर मार्क्स इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जमकर लिखते। असली लिखना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं था। यहाँ कैसे स्वामी वर्ग यानी कारखाना का मालिक कैसे वंचित वर्ग यानी मजदूरों का शोषण करता है, कैसे उनको हमेशा बॉटम में बनाए रखता है, कैसे कारखाना का मालिक या पूंजीपति बॉटम को या श्रमिकों को बाकी क्षेत्र में भी उनके अधिकारों से वंचित कर देता है, बाकी क्षेत्र में भी असमानता को बनाए रखता है। आज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेचारे श्रमिक असली उत्पादक तो वही है ना। असली उत्पादक कौन है? जो अपने शरीर से उत्पादन करता है। मार्क्स कहते हैं असली वही है, पूरा का पूरा उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन ये टोपी वाला आके कहता है कि कारखाना मेरा, देख कागज। अरे नालायक, कागज लेके पैदा लिए थे। मार्क्सवादी आंदोलन जब हुआ बिहार में, छत्तीसगढ़ में, जिसको नक्सलवाद तुम लोग कहते हो, उसका नारा क्या था? जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। खेत को जो जोतता है, जो बोता है, जो काटता है, असली खेत का मालिक वही है। कागज दिखाकर नहीं, ये कागज धोखा है, ये कागज शोषण है। मार्क्स कहते हैं कारखाना में असली श्रमिक वही है, लेकिन सबसे बदतर स्थिति में वही श्रमिक वो न केवल आर्थिक अधिकारों से वंचित है बल्कि सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक सभी अधिकारों से वंचित है। और सभी क्षेत्र में इस पूंजीपति ने क्या बना रखा है? कब्जा जमा रखा। इस तरह से मार्क्स का असमानता और स्तरीकरण का सिद्धांत खत्म हुआ। वो कहते हैं कि यह व्यवस्था निजी संपत्ति के उद्भव के साथ शुरू हुआ, जमकर पूंजीवाद पर लिखते हैं। और फिर कहते हैं कि ये व्यवस्था परमानेंट चीज नहीं है। ध्यान से सुनो, अंत में मार्क्स कहते हैं कि असमानता और स्तरीकरण की व्यवस्था मानव समाज की अपरिहार्य विशेषता नहीं है, मानव समाज की अनिवार्य विशेषता नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि आदिम साम्यवाद में नहीं था। ये तो तब आया जब निजी संपत्ति का अधिकार का उद्भव हुआ।
निजी संपत्ति के अधिकार के नियम के उद्भव के साथ ही समाज दो वर्गों में बट गया। समाज में समानता आ गई, अमीर और गरीब, हैव्स और हैव-नॉट्स, स्वामी और वंचित। आज पूंजीवादी युग में भी निजी संपत्ति का अधिकार है, इसलिए असमानता और स्तरीकरण आज भी बना हुआ है। लेकिन जिस दिन निजी संपत्ति के अधिकार का नियम खत्म हो जाएगा, यह असमानता और स्तरीकरण भी। और मार्क्स भविष्यवाणी करते कि ऐसा होगा जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास होगा, अमीर गरीबों का शोषण करेंगे और करेंगे और करेंगे, शोषण बढ़ता जाएगा, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे। समाज में मुट्ठी भर अमीर रह जाएंगे बट बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, और छोटे छोटे अमीर भी गरीबों का मजदूरों में शामिल हो जाएंगे। समाज में एक तरफ मुट्ठी भर अमीर तो दूसरी तरफ करोड़ों की संख्या में गरीब, और फिर गरीबों में जागरूकता आएगी। अभी तक के पापी अमीर गरीबों को कंफ्यूज कर दिए, गलत विचारधारा को फैलाकर, धर्म के माध्यम से। धर्म भी इन्हीं लोगों द्वारा दिया गया चीज है। मार्क्स ने कहा था धर्म जनता के लिए अफीम है, और अफीम बेचता कौन है, बनाता कौन है? पूंजीपति, स्वामी वर्ग, अमीर। इन लोगों ने धर्म के द्वारा, अन्य विचारधारा के द्वारा इनको कंफ्यूज कर दिया है। इससे पूछा गया तुम दुबली क्यों हो? बोली क्या करें, मेरे स्वास्थ्य के घर पे राहु बैठा हुआ है, इसीलिए दुबले। पंडित ने जो भी पैसा बचा था राहु का जाप करवाने में खा गया। एक तो इधर पूंजीपति खाया, दूसरा पंडित खाया। ये कंफ्यूज है। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि धीरे धीरे इनमें जागरूकता आएगी, इनमें वर्ग चेतना का विकास हो। मार्क्स के शब्दों में इनमें वर्ग चेतना का विकास होगा। ये जागरूक होंगे, इनको पता चल जाएगा कि हमारी बदतर स्थिति का कारण, हमारी निम्नतर स्थिति का कारण, हमारे निचले पैदान पे होने का कारण ये पापी पूंजीपति, ये पूंजीवादी व्यवस्था है। और तब इस व्यवस्था के विरुद्ध ये संगठित होंगे, और संगठित होकर हिंसक क्रांति करेंगे, क्योंकि शांति से तो बदलाव नहीं आएगा। अंत में एक हिंसक क्रांति करेंगे। नक्सल यही करते, नक्सलवाद मैंने सुने हो ना, उनका यही पर्पस है, व्यवस्था परिवर्तन। वो एक हिंसक क्रांति करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए जीत इनकी होगी। इनकी तरफ से पुलिस आएगी, इनकी तरफ से सेना आएगी, क्योंकि सब जेब इन्हीं की जेब में है। लेकिन इनकी संख्या इतनी है और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि जीत इनकी, बट इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। मार्क्स ने इसको साम्यवादी क्रांति कहा, मार्क्स ने इसको श्रमिक क्रांति कहा, मार्क्स ने इसको सर्वहारा क्रांति कहा। श्रमिक को मार्क्स सर्वहारा कहता, सर्वहारा क्रांति कहा। और इस सर्वहारा क्रांति के बाद सभी संपत्ति, धन, उत्पादन के साधनों पर अंततः श्रमिकों का कब्जा हो जाएगा। कारखाना पर इनका कब्जा होगा, इनके घर में सब घुस करके अपना डलिया उलिया लेके घुस जाएंगे, आसन बना के रहेंगे। बैंक पर इनका कब्जा होगा, संचार साधन सब जगह कंट्रोल इनका हो। धीरे धीरे पूरा वर्चस्व समाज में इनका हो जाएगा। फिर ये निजी संपत्ति के अधिकार के नियम को खत्म कर देंगे। निजी संपत्ति के अधिकार का नियम खत्म होते ही आर्थिक आधार पर कोई असमानता नहीं रह जाएगी। ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। वर्ग समानता खत्म हो जाएगी, वर्ग स्तरीकरण खत्म हो जाएगा। परिणामतः बाकी क्षेत्रों में असमानता भी खत्म हो जाएगी। परिणामतः शोषण भी खत्म हो जाएगा, संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। एक मस्त समाज, आदर्श समाज की स्थापना होगी, और मार्क्स उसको नाम देते हैं साम्यवाद। साम्यवाद, साम्यवाद। मोटे तौर पर यही है मार्क्स का विचार। और मैंने आपको बातों बातों में समाज के बारे में मार्क्स के विचार को भी बता दिया, और उसमें से असमानता और स्तरीकरण पर फोकस होकर के मैं बताया। तो असमानता और स्तरीकरण पर मार्क्स का क्या विचार है ये भी मैंने बता दिया। अब अगर हम आपसे पूछे कि मार्क्स के अनुसार असमानता और स्तरीकरण का आधार क्या है, कहोगे आर्थिक वर्ग समानता। स्तरीकरण का स्वरूप क्या है? वर्ग स्तरीकरण, जहां समाज दो वर्गों में स्तरीकृत होता है। मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण का परिणाम क्या है? हानिकारक, नकारात्मक। चौथा, मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण का कारण क्या है? निजी संपत्ति के अधिकार के नियम का उद्भव। जब से निजी संपत्ति के अधिकार का नियम आया, समाज दो वर्गों में बट गया। मार्क्स के अनुसार असमानता और स्तरीकरण का भविष्य क्या है? उन्मूलन होगा, खत्म होगा। एक ऐसा समाज आएगा जहां कहीं कोई असमानता और स्तरीकरण। ये है असमानता और स्तरीकरण के मार्क्स का विचार। फिर हम लोगों ने डेविस मूर को पढ़ा। डेविस मूर को मैं यहां गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। और डेविस मूर ने असमानता और स्तरीकरण को योग्यता में अंतर के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उसका विचार पॉजिटिव है। उसने कहा कि असमानता और स्तरीकरण समाज की जरूरी विशेषता है भाई। अब योग्य को भी उतना ही दोगे और अयोग्य को भी उतना ही दोगे तो कैसे होगा? मार्क्स ने कहा था कि साम्यवाद में, मार्क्सवाद का सिद्धांत बहुत पहले आया, डेविस मूर का सिद्धांत बहुत बाद में आया। मार्क्स ने कहा था कि जो साम्यवाद आएगा, जहां समानता और स्तरीकरण नहीं रहेगा, वहां समाज कैसा होगा? मार्क्स ने कहा था योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार वेतन। इस साम्यवादी अवस्था में सबको योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। डॉक्टर लाइफ है तो डॉक्टर का काम, और हॉस्पिटल सफाई वाला है, करने वाला है तो उसको उसी टाइप का काम। आईएएस टाइप है तो उसको आईएएस का काम, योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। लेकिन आईएएस की जरूरत 5,000 की है तो 5,000 सैलरी, और चपरासी की जरूरत 50,000 की है तो 50,000 सैलरी। मतलब आवश्यकता के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जिससे किसी के पास कुछ बचेगा नहीं। सब खत्म, सब बराबर, सब बराबर रहे। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन। डीएम लायक है तो डीएम बनाओ, चपरासी लायक है तो चपरासी बनाओ। डीएम को तो 50,000 महीना, चपरासी को तो 10,000 महीना। मार्क्स ने कहा नहीं, ऐसा होगा तो फिर से असमानता आ जाएगी। डीएम के पास 40,000 बच जाएगा, 20,000 बच जाएगा, और चपरासी जगह ले पैर दबा मेरा 5,000 दे दूंगा, फिर शोषण शुरू हो जाएगा। बराबर चाहिए, किसी के पास कुछ नहीं बचना चाहिए। बट डेविस मूर को ये चीज स्वीकार नहीं था। वो बोले प्रैक्टिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि अगर सबको सब बराबर दिया जाए तो कोई मेहनत क्यों करे?
फर्जी नगर में आके 10 बाई 10 के रूम लेकर टिफिन वाला गंदा खाना खाकर, टिफिन का खाना गंदा नहीं होता है, मेरे ऊपर नाराज मत होना आप लोग, लेकिन 1 महीना 2-3 महीना खाने के बाद बड़ा गंदा टाइप लगता है। खाना साफ होता है लेकिन पहले ही पता चल जाता है इसमें क्या होगा और उसका टेस्ट क्या होगा, है ना। इसलिए मैंने टिफिन खाने का फॉर्मूला निकाला था। पता है तुम लोगों को कौन कौन टिफिन खाता है? अच्छा, आजकल ये नया चीज आ गया जो हम लोग के समय में यहाँ पर नहीं था, पीजी, उसमें मेस में टाइप से खाना बनता था। कितने लोग पीजी में खाते? हाथ उठाओ। कितने लोगों के घर में टिफिन आता है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 टिफिन वाले भी हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा सही लगता है? टिफिन देख करके आज क्या होगा पता चल जाता है ना, उसका टेस्ट क्या होगा ये भी पता चल जाता है। मैं भी यहाँ रह के कुछ दिन टिफिन खाया था, इसलिए मेरा ये अनुभव रहा है। इसलिए मैंने उसका एक काट निकाला था कि टिफिन को देख के दूरी नहीं बने बल्कि आकर्षण सदैव बना रहे। पता है क्या काटता? हाफ टिफिन मंगाता था। टिफिन में हाफ और फुल भी होता है ना, हाफ भी मंगा सकते हो कि नहीं? उस समय था कि आप चाहो तो हाफ टिफिन मंगा सकते हो। तो हाफ टिफिन में इतना कम रहेगा कि ऐसे ही भूख बना लगा रहेगा, देख के ही लगेगा कि तब तुरंत खत्म हो जाएगा। नहीं, अब मान लो 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी आए तो 2 रोटी से तो भूख मिटेगा नहीं, और थोड़ा सा कुछ चावल या कुछ भी आए तो भूख हमेशा बनी रहती थी। पहला चीज तो खा फेंकने का मन नहीं करता था, खा लेते थे। और हाफ टिफिन मंगाता था और हाफ अपना वाला उसमें कुछ इनपुट डालता था। जैसे अंकुरित चना ले लिया, खीरा था उसमें काट दिया, समझ में आ गया, टमाटर काट दिया तो इतना हो गया, और हाफ टिफिन कुछ खीरा ले लिया वो हो गया हाफ टिफिन। तो हाफ टिफिन के साथ कुछ कॉम्बिनेशन में घर का बनाता था और तब मैं अपना किचन तैयार करता था। इसमें ना कोई गैस चूल्हा की जरूरत होती थी, कुछ बनाना नहीं होता था, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूट होता था, पूरा हो गया। तो उसी में वो मेंटेन रहा, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप लोग को पता चल जाए कि चपरासी बन के भी वही रुतबा है, लाल बत्ती मिलेगा, बड़ा बंगला मिलेगा, और लड़की वाले बेचैन होंगे मेरा दामाद चपरासी, अगर वही रुतबा चपरासी बनने के बाद भी होगा जो डीएम बनने के बाद होता है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिल्ली आएगा। आएगा 4 साल चश्मा लगा के घिस घिस के पीटी 2 मेंस, तो पीटी 2 मेंस, तो बाढ़ में जाए पीटी और मेंस, है या नहीं? कोई सर्जन का काम क्यों करेगा? 5 साल तक मेडिकल पढ़े, फिर एमएस करे, जी जान से पागलों की तरह मेढक चीरे, क्या जरूरत है इतना जान देने की भाई? कोई नहीं कर। इसलिए डेविस मूर कहते हैं समाज के लिए असमानता और स्तरीकरण जरूरी है। डेविस मूर कहते हैं, वो लाइन सुनो, वो कहते हैं कि असमानता और स्तरीकरण समाज के जो योग्य लोग हैं ना उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है कि वो आगे आए, जी जान से मेहनत करें, अपनी योग्यता का परिचय दें और बढ़िया से काम करें। ये लाल बत्ती, बड़ा बंगला,